कि आप लोगों के यहाँ पीटी में जो है पिछले सालों में जैसे मान लीजिए 20 प्रश्न आया, तो 20 प्रश्न जो आईएएस में आता है तो इसमें जो है जो बेसिक फ्रेमवर्क है, इस बेसिक फ्रेमवर्क से जो है ये मान के चलिए कि 8-10 क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो नौकरशाही है, आयोग परिषद है, सार्वजनिक नीति है, ये सब जो मुद्दे हैं उससे 4-5 प्रश्न इससे आता है। लिख देता हूं, जैसे ब्यूरोक्रेसी है या इसी प्रकार से पब्लिक पॉलिसी है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ाया कल, या इसी प्रकार से जो है जो मुद्दे हैं जैसे आयोग परिषद है, जो इंस्टीट्यूशन है, तो ये सब जो है इन सब चीजों से 4-5 प्रश्न ये आता है। इसके बाद 4-5 सालों से आप देख रहे हैं कि लगातार थ्योरी का जो है 4 से 5 प्रश्न आ रहा है। तो जो पॉलिटिकल जो थ्योरी है इससे जो है 4-5 प्रश्न आना शुरू हो गया। और जानते हैं कि करंट से जो है 2-3 प्रश्न करंट से आ जाता है। ये आप लोगों का स्ट्रक्चर है जो आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है। तो अब थ्योरी में क्या पढ़ना है? थ्योरी में जो है जो हम लोग के यहां संविधान बनाया गया और संविधान बनाने के बाद उसमें जो आदर्श रखे गए हैं, जैसे मान लीजिए लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, समानता है, अधिकार है, कर्तव्य है, ये जो टर्म है इसी टर्म को हम लोग जो है थ्योरी कहते हैं। ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है उससे भी प्रश्न आता है। देखे होंगे कि अधिकार हुआ, लोकतंत्र हुआ, इन सब तमाम जगहों से प्रश्न हर साल 4-5 क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये जो 4-5 प्रश्न होता है वो अंदाज के टिक नहीं लगेगा कि हमारे अनुसार ये होगा। अरे आपके अनुसार ये होता तब तो फिर हो ही जाता। भाई मान लीजिए हॉकी मैच आप लोग देखे होंगे आज सुबह, तो उस टोक्यो में जो है क्या हुआ कि भाई देखिए हम लोग की लड़कियां जो है खूब अच्छा खेल रही थी, बढ़िया 3 गोल जो है लगातार बना, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा ढिलाई करने के कारण जो है वो मामला गड़बड़ हुआ। लेकिन फिर भी हम लोग को देखिए, हम लोग को आज अच्छा लग रहा है ना कि ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग के यहां की लड़कियां कम से कम संघर्ष तो की। सोचिए भाई 4-3 मान 3 गोल लगाई, तो भले 1 गोल से ठीक है, हारना जितना तो सब खेल में काम होता है। परीक्षा भी हम लोग देते हैं, फेल पास होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन में संतुष्टि तो रहे कि परीक्षा दिया था पूरी तैयारी के साथ, पूरे लगन के साथ परीक्षा दिया था। तो ये बात होना चाहिए। तो जो हम लोग पीटी में पढ़ते हैं, एक तो बेसिक फ्रेमवर्क है, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल जो पब्लिक पॉलिसी, ये सब इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में पढ़ाया। तो थोड़ा सा मैं इसको जो है इन दोनों टॉपिक को मैं मिला के पढ़ाता रहूंगा। कभी थ्योरी पढ़ाऊंगा तो कभी इसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अचानक थ्योरी पढ़ाना भी ठीक नहीं है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है, तो कल जैसे मैं पढ़ाया था तो उसमें से अधिकांश लोग जो है अब उसको हिस्ट्री वाले किताब से और तमाम चीजों से पढ़ कर नोट्स बना लिए होंगे। भाई आप लोग रोज का रोज काम तो पूरा करते ही हैं, तो मान लीजिए अब उस काम को पूरा कर लिए होंगे तो 1-2 क्वेश्चन संवैधानिक विकास का आता है तो समझिए कि वो पक्का हो गया। वो हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत सारे लोगों को समस्या तो ज्यादा है नहीं। अब कुछ थोड़ा बहुत मैं उसका प्रैक्टिस भी करा दूंगा कुछ जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करा दूंगा। तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है, इसी पॉलिटिकल थ्योरी को हम लोग जो है, जैसे हम लोग के यहाँ मैं बताया आप लोगों के यहाँ बुकलेट जो 4 नंबर जो बुकलेट है, आप लोग देखिए 4 नंबर बुकलेट आप लोगों के पास पढ़ा होगा। उस 4 नंबर बुकलेट में बहुत सारे टॉपिक लिखा गया है, जैसे संविधानवाद है, लोकतंत्र है, अधिकार है, समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, कानून और विधि है, संप्रभुता है, धर्मनिरपेक्षता है। ये वाला जो पोर्शन है इसी को हम लोग कहते हैं कि ये जो है थ्योरेटिकल पोर्शन है। अभी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है तो इसमें से अधिकांश टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ही। तो इसमें चलिए कुछ टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं।
तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अधिकार, क्योंकि अधिकार, कर्तव्य, संप्रभुता, न्याय, समानता, ये सब पढ़ने के बाद ही लोकतंत्र समझ में आएगा। क्योंकि लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र इन सब चीजों का सम्मिश्रण ही तो है। तो हम लोग सबसे पहले जो है अधिकार शुरू करते हैं। अधिकार में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले जो है वह अधिकार का अर्थ जानना है, अधिकार की क्या विशेषता होती है। फिर उसके बाद जो है अधिकार के कुछ सिद्धांत होते हैं। तो चूंकि हम लोग को सिद्धांत जानना नहीं है, लेकिन केवल एक समझ विकसित करना है, केवल मैं उसको बोल दूंगा सिद्धांत को। इसके बाद जो है हम लोग को, जैसे मान लीजिए सिद्धांत पढ़ लिए, तो जैसे राजनीतिक अधिकार क्या होता है, नागरिक अधिकार क्या होता है, राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, इस पर चर्चा करना है। फिर जब अधिकार पढ़ लिए तो मानव अधिकार क्या होता है, अब मानव अधिकार का क्या अर्थ होता है, मानव अधिकार की क्या विशेषता है, मानव अधिकार का कैसे विकास हुआ, विकास क्रम, उसका विकास क्रम पढ़ना है। फिर जो है जब मानव अधिकार पढ़ लिए तो मैं आप लोगों को मानव अधिकार मूल अधिकार में अंतर ही पढ़ाया था, मानव अधिकार और अधिकार में भी अंतर है। तो यहां पर जो है इस मानव अधिकार को हम लोग क्यों महत्व दे रहे हैं, इसका क्या महत्व है, क्या प्रासंगिकता है, क्या प्रासंगिकता है और इसकी क्या समस्या है, इन सब मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अधिकार मतलब राइट, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि अधिकार का क्या अर्थ होता है। अधिकार मतलब होता है परिस्थिति, अधिकार मतलब होता है परिस्थिति, सर्कमस्टांसेस। जो व्यक्ति है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो परिस्थितियां होती हैं, उन्हीं परिस्थितियों को हम लोग अधिकार कहते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्षमता होता है। भगवान हम लोग को पृथ्वी पर भेजा है तो कुछ बुद्धि देकर, कुछ क्षमता देकर ही भेजा है, खाली नहीं भेज दिया है। वो तो हम लोग समझते हैं कि मैं खाली हूं, भगवान हमको ज्यादा बुद्धि नहीं दिया। लेकिन भगवान हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ जो है गुण देता है, नहीं तो पृथ्वी पर कैसे रह पाएगा। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ संभावना रहती है कि वह व्यक्ति कुछ कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की जो संभावना है, उसके पूर्ण विकास करने के लिए कुछ बाहरी सुविधा चाहिए, कुछ बाहरी परिस्थितियां चाहिए, कुछ जो है उसको, मान लीजिए हमें कहते हैं कि मैं पढ़ाना चाहता हूं, तो पढ़ाना चाहता हूं तो ये बताइए पढ़ाने की परिस्थिति तो होनी चाहिए ना, कि भाई कंप्यूटर है, मान लीजिए इंटरनेट है, ये सब है, क्लासरूम है, तभी तो मैं पढ़ा पा रहा हूं। कहां पढ़ाऊंगा बताइए। आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, कुछ परीक्षा होगा तब तो उसका प्रदर्शन होगा। अक्टूबर में परीक्षा होगा, मान लीजिए आईएएस पीसीएस की परीक्षा होगी, तब तो आप लोग पीटी पास करके फिर मेंस देंगे, फिर इंटरव्यू देंगे, फिर अधिकारी बनेंगे। तो यहां पर जो कुछ बाहरी सुविधा चाहिए, जो परिस्थिति चाहिए, जिससे जो है हम लोग अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, ऐसी परिस्थितियों के लिए व्यक्ति मांग रखता है, राज्य और समाज से मांग करता है कि भाई ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए कि हमारे अंदर यदि क्षमता है तो हम पढ़ लिख कर आईएएस बन जाएं। जब समाज और राज्य से मान्यता मिल जाता है तो इन्हीं परिस्थितियों को हम लोग अधिकार कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए परिस्थिति है। हर व्यक्ति में क्षमता और संभावना होती है, उसके पूर्ण विकास के लिए कुछ बाहरी सुविधा और परिस्थिति चाहिए। इन्हीं परिस्थितियों के निर्माण के लिए राज्य और समाज के समक्ष मांग रखा जाता है, और इन्हीं मांगों को जब राज्य और समाज मान्यता दे देता है तो उसे हम लोग अधिकार कहते हैं। अब यहां पर समझिए इस अधिकार की क्या क्या विशेषता है। भाई अधिकार की विशेषता क्या है कि अधिकार का जो स्वरूप है वो सामाजिक होता है। अधिकार का स्वरूप सामाजिक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि समाज में रहकर ही जो है यह प्राप्त हो सकता है। भाई हम लोग समाज में रहते हैं तो ऐसे समझिए कि हम लोगों का परिस्थिति होता है ना कि भाई हमको भोजन चाहिए, हमको आवास चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको इंटरनेट चाहिए, समय से परीक्षा होना चाहिए, समय से रिजल्ट निकलना चाहिए। भाई मान लीजिए 10th का 12th का परीक्षा कहां हुआ? देखिए अब जो बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा था और जो खराब था लगभग सब बराबर ही हो गए। अभी मान लीजिए सरकार घोषणा कर दे कि भाई जो लोग भी आईएएस के फार्म भरे हैं, पीसीएस का फार्म भरे हैं, सब लोगों को आईएएस पीसीएस बनाया जाएगा। ये भी तो परिस्थिति बनेगा ना कि भाई जितने लोग 10 लाख लोग फार्म भरे आईएएस का, सब लोग पीटी पास करेंगे, सब लोगों को आईएएस बनाया जाएगा, सब लोगों को ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। ऐसा नहीं होगा। 10 लाख लोग आईएएस बन जाएंगे, कुछ लोग एकदम खुश हो गए होंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहां इतने अधिकारियों की जरूरत नहीं है। तो पहली विशेषता क्या हुआ? पहली विशेषता हुआ कि अधिकार का स्वरूप जो है सामाजिक होता है, समाज में रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा विशेषता समझिए, अधिकार का उद्देश्य क्या है? अधिकार का क्या महत्व है कि अधिकार हम लोग को परिस्थिति देता है जिसके कारण हम लोग अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। तो अधिकार का स्वरूप जो है कल्याणकारी है, हमारा कल्याण करना है। चोरी करना, डकैती करना ये हमारा अधिकार नहीं हो सकता है कि नहीं हम चोरी करेंगे, हमारा राइट है। चोरी करना हमारा व्यक्तित्व का सकारात्मक गुण नहीं है ना, नकारात्मक गुण है ना। अधिकार तो वो है जो हमारे व्यक्तित्व का सकारात्मक विकास करता है। इसीलिए जो है जो चीजें व्यक्तित्व के विकास में घातक हैं वो अधिकार की श्रेणी में नहीं आ सकता है। और तीसरा बात समझिए, तीसरा चीज यह है, अधिकार राज्य और समाज द्वारा सुरक्षित होता है, संरक्षित होता है। राज्य समाज जो है वो देखा जाए तो उसकी रक्षा करता है। हमें कहते हैं हम लोगों को बोलने की आजादी है, सरकार की आलोचना करने की आजादी है, अधिकार है हमारा। तो सरकार यदि रोक लगाती है तभी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं कि नहीं भाई ये रोक ठीक नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट उसका उपचार प्रदान करता है। तो इसका मतलब कि राज्य समाज हमारी सुरक्षा करता है। भाई राज्य का एजेंट सरकार और सरकार के अंगों में न्यायपालिका, तो न्यायपालिका उसकी सुरक्षा करता है। अब देखिए भाई हमारा अधिकार है तो दूसरे व्यक्ति का भी तो उतना ही अधिकार है। तो ऐसी दशा में सबका अधिकार निभता रहे, इसके लिए अधिकार को सीमित किया जाता है कि लोक हित में, आम जनता के हित में, समाज के हित में अधिकार को सीमित किया जा सकता है, क्योंकि अधिकार के साथ हमारे कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं, केवल अधिकार नहीं है। भाई मान लीजिए मैं आप लोग कहता हूं कि आप लोग इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए, ये कर लीजिए, मैं भी तो आप लोगों के साथ मेहनत करता हूं, टेस्ट पेपर बनाता हूं, लेता हूं, डिस्कशन करता हूं ना। तो ये बताइए, अब मैं रोज आपसे कहूं कि 2000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, पूरा सिलेबस पढ़िए, सिलेबस में सही आता है, अरे पढ़ाएंगे तब तो पूरा पढ़ूं, कुछ टेस्ट वोस्ट लेंगे, 1000-2000 क्वेश्चन आप भी करेंगे कि रोज यही बोलते रहेंगे टेस्ट दीजिए? कहां टेस्ट दूं, जाके सड़क पे दूं? ये बताइए,
हम कहेंगे हमारा राइट है तो कुछ कर्तव्य भी तो बनता है कि 1000 क्वेश्चन हम भी प्रैक्टिस कराएं, कुछ नोट्स बना के दें, सिलेबस पढ़ाऊं, तब तो आपका भी मन करेगा। और तब तो मैं भी डांट सकता हूं आपको कि टेस्ट नहीं दिए। अब कितने लोग हैं मान लीजिए टेस्ट नहीं दे रहे होंगे, अब टेस्ट नहीं दे रहे होंगे, सोच रहे होंगे टेस्ट पेपर इकट्ठा करके रखते हैं, बाद में हम करेंगे। बाद में कुछ नहीं होगा, फिर परीक्षा के बाद अगले साल फिर दीजिएगा। तो देखिए अधिकार जो है उसका स्वरूप विकासशील है। समाज के परिप्रेक्ष्य में अधिकार जो है धीरे धीरे विकसित होता रहता है। जैसे मान लीजिए आज पर्यावरण के अधिकार की बात हो रही है, आज इंटरनेट के अधिकार की बात हो रही है, आज शिक्षा के अधिकार की बात हो रही है। लेकिन आज के 50 साल पहले इंटरनेट की बात नहीं होती थी ना, इंटरनेट था ही नहीं, इंटरनेट की क्या बात होगी। तो ये सब मैं बताया कि जैसे अधिकार सर्वव्यापक होता है, अधिकार सार्वभौमिक होता है, इसलिए सामान्यतः सबको उपलब्ध कराया जाता है। सबको सापेक्षिक समानता के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है कि भाई सापेक्षिक समानता इसलिए बोल रहा हूं कि सबको नौकरी पाने का अधिकार है। किसी को आरक्षण दिया गया तो कोई बात, वो भी न्याय संगत है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए समाज में पिछड़ा हुआ है, समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ है, तो समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उसको कुछ सुविधा देना पड़ेगा ना, तभी तो समाज की मुख्य धारा से जुड़ेगा। तो इसको सापेक्षिक समानता बोलते हैं, पढ़ाऊंगा ही। तो आप देख रहे हैं ये हम लोगों को ध्यान रखना है। अधिकार से ही न्याय की प्राप्ति हो सकती है। भाई अधिकार का प्रयोग करेंगे तभी तो न्याय प्राप्त होगा। तो अधिकार सामाजिक जीवन की परिस्थिति है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। और किसी राज्य को हम उन्हीं अधिकारों से जानते हैं जो वह नागरिकों को प्रदान करता है। आज मान लीजिए हम लोगों के यहां हॉकी मैच हुआ, तो बताइए जो ब्रिटेन में जो लड़कियों को जो सुविधा दिया गया था, क्या हमारे यहां दिया गया था? आप जरा गौर करिए। उड़ीसा सरकार ने देखिए स्टेडियम बनाया हॉकी के लिए, उड़ीसा सरकार ने सहायता किया। ये बताइए अब सीमित सहायता ही तो हो पाया। यदि हम लोग मान लीजिए 50 करोड़ रुपया खर्च किए होते तो आज स्थिति कुछ और होती ना। तो वो परिस्थिति नहीं मिला ना। हम लोग आशा तो करते हैं कि गोल्ड मेडल, अरे गोल्ड मेडल लाने के लिए 10 साल पहले से तैयारी करनी पड़ती है। आप लोग ये मान लीजिए उस गोल्ड मेडल के परिप्रेक्ष्य में आईएएस की परीक्षा जो है क्या है, कुछ नहीं है। तब भी आप लोग साल 1.5 साल पढ़ते हैं ना, 2 साल पढ़ते हैं। कितने लोग 2 साल पढ़ते हैं तभी पीटी नहीं पास हो रहे हैं। कभी आपने सोचा कि इतना छोटा सा जो एग्जाम है उसके लिए 2 साल पढ़ रहे हैं? और सोचिए जाकर गोल्ड मेडल लाना होगा तब क्या होगा? तब तो पता चले कि जो है 5-7 साल तैयारी करने में ही लगा, उसके बाद तो कहीं पहुंचे वहां। अधिकार का अर्थ में बताया, अधिकार की विशेषता बताया। अब यहां पर थोड़ा सा कुछ सिद्धांतों की मैं चर्चा कर दूंगा, लेकिन आप लोग नोट्स में मैं लिखा हूं, आप लोग एक बार नोट्स में पढ़ लीजिएगा। मैं केवल बोल दूंगा 2-2 4-4 लाइन, जिससे जो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अधिकार पेज नंबर 19 पर दिया है, पेज नंबर 19 पर लिखा हुआ है। बस यह कि मुझे बोलना है थोड़ा सा, इसमें अधिकार और कर्तव्य ये सब लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा ही लिखवा दिया था, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जिससे आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहां पर समझिए अधिकार का जो सिद्धांत है, वो अधिकार के सिद्धांत से हम लोग क्या प्रश्न नहीं आता है, लेकिन आप लोगों को 1-2 सिद्धांत जानना चाहिए। जैसे एक होता है प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है? जैसे आप लोग जॉन लॉक का नाम सुने होंगे, जॉन लॉक, टॉमस पेन का नाम सुने होंगे,
अरे वर्ल्ड हिस्ट्री में तो पढ़े ही होंगे, मिल्टन का नाम सुने होंगे, वॉल्टेयर का नाम सुने होंगे, ये सब इसी के समर्थक हैं। वॉल्टेयर, मिल्टन कभी भी तो था, 9th-10th में था, तो उसका 11th में वो जो हम लोग पढ़ते थे मिल्टन का। अब तो मुझे भी सब भूल गया। तो आप देखते हैं कि ये जो प्राकृतिक अधिकार है, तो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है? यह अधिकारों को बताने वाला सबसे प्राचीन सिद्धांत है, सबसे पुराना सिद्धांत है। और यही जो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है, इसी को अमेरिकी घोषणा पत्र में भी स्वीकार किया गया, अमेरिकी क्रांति में भी स्वीकार किया गया। तो आप देख रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण यह सिद्धांत है। प्राकृतिक अधिकार का मतलब होता है कि जिस तरह से हमारे व्यक्तित्व में ये जो चमड़ा जुड़ा हुआ है शरीर में, भाई चमड़े को मान लीजिए सब चमड़ा हमारा निकाल दीजिए, तो क्या बच जाएगा? खत्म। तो जिस तरह से शरीर से चमड़ा जुड़ा हुआ है, उसी तरह से हमारे व्यक्तित्व से अधिकार जुड़ा हुआ है। इसलिए यह स्वयं सिद्ध सत्य की तरह है, यह अपृथक्करणीय है, इसे हम पृथक नहीं कर सकते हैं। भले ही स्वेच्छा से कुछ अधिकार हम जो है राज्य को सौंप दें, भाई कुछ स्वेच्छा से अधिकार हम राज्य को क्यों सौंप देते हैं कि भाई आप शासन करिए, क्योंकि शासन प्रशासन का काम जो है हम लोग नहीं चला पाएंगे, इसलिए हम लोग कह देते हैं। लेकिन सिद्धांत में हमसे नहीं छीना जा सकता, क्योंकि जब तक व्यक्ति है तब तक उसका अधिकार है। तो जिस तरह से मैं बताया कि शरीर में हमारा चमड़ा है, उसी तरह से अधिकार भी हमारे व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। अधिकार जो है असीमित है, अधिकार जो है अपृथक्करणीय, पृथक नहीं हो सकता है। यह प्रकृति की देन है। प्रकृति ने हम लोगों को पैदा किया, तो जन्म से ही व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है। इसको समझाने की जरूरत नहीं है। प्रकृति की देन है, इसलिए हमारे व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। व्यक्ति स्वयं लेकर आया है, इसलिए कोई भी संस्था इसको कम नहीं कर सकता है। और लॉक ने जो है 3 प्रकार के अधिकारों की बात की। लॉक जो है प्राकृतिक अधिकारों का जन्मदाता है। इतना तो छोटा छोटा बात तो जानिए कम से कम। मान लीजिए आ ही जाएगा क्वेश्चन, गलत ही जाएगा, उसके बाद बैठ के मिला रहे हैं। कितने लोगों का देखते ही हैं, परीक्षा देने से पहले नहीं पढ़ेंगे, परीक्षा देने के बाद देखिए पूरी रात जगकर क्वेश्चन मिलाएंगे कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। अरे थोड़ा सा मेहनत कर लिए होते तो पास ही हो गए होते, मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब मैं तो समझा नहीं सकता ना। अरे पहले जितना पढ़ना पढ़ लीजिए, परीक्षा के बाद कौन सा तैयारी चल रहा है, मिला रहे हैं। 2 दिन रुक जाइए, खुद ही लोग बता देंगे कि आपका होगा कि नहीं। अब क्यों मिला रहे हैं, परेशान मत होइए। तो जॉन लॉक ने जो है 3 प्रकार के अधिकारों की बात की, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। इन 3 अधिकारों की बात की। 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार माना, और मैं बताया कि व्यक्ति जो है स्वेच्छा से कुछ अधिकार भले ही राज्य को सौंप देता है कि भाई कानून व्यवस्था बना के रखिए, कुछ अधिकार मैं आपको सौंप देता हूं, लेकिन सिद्धांत में जो है व्यक्ति के पास सब अधिकार है। तभी तो लॉक को जो है क्रांति का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्रांति का जन्मदाता क्यों कह रहा हूं? जो अमेरिकी क्रांति का नारा था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यदि राज्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो
तो हम उसको कर नहीं देंगे। राज्य यदि हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो राज्य का हम विरोध करेंगे, क्रांति करेंगे। तो आप देख रहे हैं, एक ये सिद्धांत आपको सिर्फ जानना है बस, और कोई सिद्धांत जानने की जरूरत नहीं। अब ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है, सबसे पुराना सिद्धांत है। जॉन लॉक जो है प्राकृतिक अधिकारों की बात किया, इसी से अधिकार आगे बढ़ा है। इसमें भले ही कमियां हैं, प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत में भले ही कमी है कि भाई हमें कहते हैं अधिकार सिर्फ कहने से नहीं ना होगा, समाज और राज्य द्वारा मान्यता भी तो मिलना चाहिए, तर्कसंगत भी तो होना चाहिए। तो प्राकृतिक अधिकार एक प्रकार से जो है अमूर्त अवधारणा के रूप में अधिकारों को मान लेता है कि हमारे व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, प्रकृति ने दिया है। और इसी प्राकृतिक अधिकार भले ही ये आदर्शवादी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखते हैं कि इसी प्राकृतिक अधिकार से ही जो है मानव अधिकार निकला हुआ है कि भाई हम व्यक्ति हैं तो हमको मूलभूत आवश्यकता हमको चाहिए। कोई बच्चा है तो बच्चे का अधिकार है, भाई मान लीजिए हम हैं, हमारे बच्चे हैं, तो बच्चों का अधिकार है ना कि उनको पढ़ाया जाए, उनका फीस समय से जमा करूं, उनको भोजन की व्यवस्था करूं। अब मैं कहूं कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो फिर क्यों बच्चा पैदा किया? आपको तो करना पड़ेगा ना, तो करना पड़ेगा तो ये उसका राइट है ना, अब बाप का कर्तव्य बनता है ना, ये करने से काम चलेगा। ये बताइए, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं तो उस बच्चे के व्यक्तित्व से अधिकार जुड़ा हुआ है, उसको वो परिस्थिति चाहिए और वो परिस्थिति हम लोग को उपलब्ध कराना पड़ेगा। इसी बात को प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। लेकिन यहां पर इतना ही जानिए, एक सिद्धांत जानिए, बाकी सिद्धांत जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप उलझ जाएंगे। आप केवल ये जानिए कि प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत का जन्मदाता लॉक ने 3 अधिकारों की बात की, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। और संपत्ति के अधिकार को ज्यादा महत्व दिया और संपत्ति के अधिकार में ही जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को समाहित कर दिया। अब प्राकृतिक अधिकार क्या है तो वो मैं आपको बताया ही हूं। अब प्राकृतिक अधिकार से ही जो है मानव अधिकार निकलता है, प्राकृतिक अधिकार से ही मानव अधिकार निकलता है। जो अमेरिकी घोषणा पत्र है या अमेरिकी क्रांति, इन सब चीजों में जो है प्राकृतिक अधिकार की बात होती है। और जैसे आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे ना कि अमेरिकी घोषणा पत्र, अमेरिकी घोषणा पत्र, तो अमेरिकी घोषणा पत्र जो 1776 में आया, तो अमेरिकी घोषणा पत्र में क्या कहा गया? ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, सब मनुष्यों को भगवान ने समान रूप से बनाया है। यह अमेरिकी घोषणा पत्र का नारा था। और अमेरिकी मानव अधिकार घोषणा पत्र, अमेरिकी मानव अधिकार घोषणा पत्र, इसमें क्या कहा गया? लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस। लिख देता हूं, आ सकता है, आने को तो कुछ भी आ सकता है। ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, इसका मतलब होता है, यह है घोषणा पत्र में लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस। यूएन घोषणा पत्र, यूएनओ का घोषणा पत्र क्या कहता है? all human being are born free and equal in all dignity and rights। लिख देता हूं, ये सब मिलाने को आ सकता है।
आने को तो सब कुछ भी आए। ऑल ह्यूमन बीइंग आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन ऑल डिग्निटी एंड राइट्स। तो ये यूएनओ घोषणा पत्र में कहा गया ऐसे। अब फ्रांसीसी क्रांति भी पढ़ते होंगे आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में, फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? लाइफ, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। लाइफ, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। लाइफ, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, जीवन, स्वतंत्रता और बंधुत्व। जीवन, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा। तो मैं बताया कि ये जो है अधिकार क्या क्या अर्थ होता है, अधिकार की क्या विशेषता है, और अधिकार के सिद्धांत में मैंने एक सिद्धांत बताया जो आप लोगों के लिए जरूरी है, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, ये जरूरी है। और वास्तव में अधिकार कैसा होना चाहिए? भाई अधिकार कैसा होना चाहिए? संतुलित अधिकार का मतलब क्या होता है? संतुलित अधिकार क्या है? जब हम लोग कहते हैं भाई अधिकार का, हमको सही सही परिभाषा बताइए कि अधिकार क्या होता है। ये ज्यादा हमको घुमाइए फिराइए मत। तो मैं दोबारा बोलता हूं, अधिकार जो है कुछ बाह्य शर्तें हैं, कुछ बाह्य परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के आंतरिक नैतिक विकास के लिए आवश्यक शर्त स्वरूप है। भाई आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, 10 साल परीक्षा ही नहीं आईएएस का होगा, पढ़कर क्या कर लेंगे? आप खेलने में बहुत अच्छे हैं और ओलंपिक होगा ही नहीं 20 साल तक, तो क्या कर लेंगे? कहां खेलेंगे जाकर? आप बोल्ट से ज्यादा तेज दौड़ते हैं तो ओलंपिक होगा तब ना दौड़ेंगे, दौड़ के दिखाएंगे कि ये देखिए फर्राटा जरा सा। ये बताइए, अधिकार एक प्रकार से साधन हो गया। और कैसा साधन? जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समग्र विकास कर सकता है। मैं संतुलित अधिकार की बात कर रहा हूं कि अधिकार का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार की जरूरत है। व्यक्तित्व का विकास करना यह हमारा अधिकार है। इसीलिए अधिकार का संतुलित अर्थ क्या हुआ? अधिकार उन परिस्थितियों को कहा जाएगा जो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य है, जैसे शिक्षा, जैसे रोजगार, जैसे मान लीजिए इंटरनेट का अधिकार। ये सब हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है ना। इंटरनेट ही नहीं आएगा तो कैसे आप देखेंगे? कैसे मान लीजिए व्हाट्सएप खेलेंगे? कैसे यूट्यूब खेलेंगे? खेलने का मतलब देखना। लेकिन कुछ लोग तो खूब एकदम लगे रहते हैं। थोड़ा सा छोड़िए और पढ़िए, यूट्यूब देखिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन काम का चीज देखिए। तो आप देख रहे हैं, वो तो मान लीजिए इस तरह से मैनेजमेंट सेट है यूट्यूब का कि आप एक बार यूट्यूब खोल दिए तो उसके बाद 15-20 मिनट, आधा घंटा से पहले वो मुक्ति मिलने वाली है नहीं। तो संतुलित अधिकार का मतलब है कि हर व्यक्ति एक प्राकृतिक शक्ति लेकर पैदा होता है। हर व्यक्ति के भीतर कुछ जो है नेचुरल पावर है, और प्राकृतिक शक्ति का पूर्ण विकास करने के लिए कुछ बाह्य परिस्थितियों की आवश्यकता होती है।
प्राकृतिक शक्तियों का पूर्ण विकास करने के लिए कुछ बाह्य शक्तियों की आवश्यकता होती है, और यही जो बाह्य शक्ति है, बाह्य जो परिस्थितियां हैं, उन्हीं को हम लोग अधिकार कहते हैं। भाई हमें कहते हैं राज्य है। राज्य क्या करता है? राज्य हिंड्रेंस ऑफ हिंड्रेंसेस करता है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन करता है, बाधाओं को बाधित करता है, अवरोधों को अवरोधित करता है। भाई हमें कहते हैं आप दौड़ने में एकदम फर्राटा है, बोल्ट की तरह दौड़ते हैं, तो भारत सरकार का कर्तव्य है ना कि आपको जो है परिस्थिति उपलब्ध करा के, आपका जो है सब परिस्थिति बनाकर आपको ले जाकर एकदम टोक्यो में हाजिर कर दे कि ये देखिए फर्राटे आए हैं, ये दौड़ेंगे। ये राज्य का काम है ना। तो आपकी जो बाधा थी कि हमारा पासपोर्ट कैसे बनेगा, वीजा कैसे मिलेगा, ओलंपिक में कैसे मैं पहुंचूंगा, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको ले जाकर देखिए एकदम खड़ा कर दिया कि आप जैसा दौड़ के दिखाइए। तो बहुत दौड़ रहे थे घर पर, कुछ लोग गांव में दौड़ते हैं ना, कहते हैं ना बहुत तेज दौड़ता हूं, तो दौड़ते थे, जरा आइए इधर मार्केट में आ जाइए दौड़ने के लिए। गांव में देखिए जब 9th 10th में पढ़ते थे, 11th 12th में पढ़ते थे, तो देखिए लगता था ना कि हम तो क्लास में टॉप हैं, स्कूल में टॉप है, अब तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। IAS तो ऐसे बाएं हाथ का खेल है, जाऊंगा तुरंत पहले, बस घर पे देखिए क्या कह के आते हैं, बस जा रहा हूं, अगली बार आ तो रहा हूं, बस मई आने दीजिए, आ रहा हूं। अब पता चले कि अगली बार पीटी नहीं निकला, जाने की तो बात दूर रही, अब 2-3 साल तक पता ही नहीं चला किधर हैं। अभी 2 साल में तो सिलेबस पता हुआ आपको कि पढ़ना क्या था। तो आप देख रहे हैं कि राज्य का काम है बाधाओं को बाधित करना, कि आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए जो बाधा है, उस बाधा को वो रोक देता है, हटा देता है, जिससे आपका विकास हो सके। तो अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास की बाह्य परिस्थिति है। बाह्य परिस्थिति मिलेगा तो व्यक्ति के अंदर जो प्राकृतिक शक्ति है, उस प्राकृतिक शक्ति के कारण व्यक्ति जो है जो चाहता है वो बन जाता है, इसे अधिकार कहा जाता है। अब जैसा समझिए, ये मैं लिखा हूं राजनीतिक अधिकार और नागरिक अधिकार। तो देखिए राजनीतिक अधिकार और नागरिक अधिकार जब मैं कहूंगा तो इसका क्या मतलब निकलेगा, थोड़ा सा समझिए। देखिए जैसे मैं बता रहा था, राजनीतिक अधिकार कहते समय अधिकार में एक जैसे हमने लिखा राजनीतिक अधिकार, एक हमने लिखा नागरिक अधिकार। तो राजनीतिक अधिकार का मतलब क्या हुआ? जो राजनीतिक कार्यों से संबंधित जो चीजें होती हैं उसको राजनीतिक अधिकार कहा जाता है। राजनीतिक कार्यों या राज्य से संबंधित जो कार्य होते हैं उसको राजनीतिक अधिकार कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए मत देने का अधिकार है, जैसे निर्वाचित होने का अधिकार है, जैसे मान लीजिए चुनाव लड़ने का अधिकार है, सरकारी नौकरी पाने का अधिकार है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिनिधियों को वापस बुलाना अधिकार, राइट टू रिकॉल की बात करते हैं। मान लीजिए सरकार की आलोचना करना, सरकार को ज्ञापन देना, सार्वजनिक पद प्राप्त करना, ये जितना चीज है उसको हम लोग बोलते हैं कि राजनीतिक अधिकार है। भाई लोकतंत्र तो हम लोग को घेर रखा है ना, राजनीति से हम लोग नहीं निकल सकते हैं। देखिए हर जगह राजनीति छाई हुई है, तो उस राजनीति से संबंधित चाहे वो मत देने का अधिकार हो, राइट टू वोट हो,
राइट टू बी इलेक्टेड हो, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस हो, राइट टू रिकॉल हो, राइट टू क्रिटिसिज्म हो। ये जितनी भी चीज मैं बोला सब राजनीतिक अधिकार है। अब यहां पर समझिए नागरिक अधिकार का क्या मतलब होता है। देखिए, नागरिक अधिकार का मतलब यह होता है कि नागरिक होने के नाते जो अधिकार हमको मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए जीवन का अधिकार है, ये बताइए, हमारा जीवन सुरक्षित होना चाहिए ना। परिवार का अधिकार, कि हमको परिवार रखने का अधिकार होना चाहिए, शादी विवाह का अधिकार होना चाहिए, विवाह का अधिकार होना चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, व्यवसाय का अधिकार होना चाहिए, संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, सामाजिक संगठन बनाने का अधिकार होना चाहिए, जिससे हम एनजीओ बना सकें, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकें, कोई हम संस्था बना सकें, उसको चला सकें। ये सब अधिकार नागरिक अधिकार माने जाते हैं। भाई उचित मजदूरी पाने का अधिकार, कि हमको उचित मजदूरी मिले। मान लीजिए पूरे दिन हमने मेहनत किया, 10 घंटा मजदूरी किया, तो कम से कम 400-500 रुपया तो हमको मिल जाए। ये नागरिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, ये नागरिक अधिकार है कि हमको संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए। भाई व्यक्ति अपने परिश्रम से संपत्ति बनाता है तो उसका उपभोग करने की उसको स्वतंत्रता है ना, उसको सुरक्षित रखने की उसकी स्वतंत्रता है ना, उसको नागरिक अधिकार कहते हैं। तो नागरिक होने के नाते जो जो अधिकार हमारे पास है या होना चाहिए, उसको हम लोग नागरिक अधिकार में शामिल करते हैं। तो कभी कभी जैसे प्रश्न आ जाता है, कौन सा राजनीतिक अधिकार है, कौन सा नागरिक अधिकार है, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो थोड़ा सा ये सब समझ के टिक लगा लीजिएगा। अब इसमें मैं बताया कि थोड़ा सा मानव अधिकार समझिए, ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट कहते समय हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? देखिए, ह्यूमन राइट एक प्रकार से, मैं आप लोगों को जब अधिकार पढ़ाया था तो बताया था कि ये राइट है, याद होगा। इसके भीतर जो है ह्यूमन राइट है, इसके भीतर फंडामेंटल राइट है, ये मैं बताया था। तो इसका मतलब ह्यूमन राइट का ही तो एक छोटा सा पार्ट है। ह्यूमन राइट जो है राइट का ही तो छोटा सा पार्ट है। तो ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों के संदर्भ में होते हैं, भाई अधिकार तो व्यापक हो गया, पशु पक्षी हाथी घोड़ा सबके लिए चाहिए, लेकिन जब हम लोग कहते हैं ह्यूमन राइट, तो मानव के लिए जिन अधिकारों की बात होती है उसको हम लोग जो है ह्यूमन राइट कहते हैं। तो मानव अधिकार ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होना चाहिए, जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होना चाहिए। यह मानव होने की पूर्व शर्त स्वरूप है। बिना इसके मानव की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं।
इसके बिना गरिमापूर्ण मानवीय जीवन संभव नहीं है। बिना ह्यूमन राइट के हमारे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि यूएनओ द्वारा जो है 10 दिसंबर 1948 को जो है यूएन घोषणा पत्र जारी किया गया और उसमें तमाम अधिकारों की बात की गई। क्योंकि विश्व में चाहे अफ्रीका हो, चाहे लैटिन अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, कुछ भी हो, सब जगह रहने वाले व्यक्तियों को कुछ अधिकार अवश्य मिलना चाहिए, तभी वो मनुष्य कहलाने के हकदार होंगे, अन्यथा वो मानव नहीं दानव बन जाएंगे। ये बताइए, लोगों को 5 दिन भोजन न मिले, पानी न मिले, तो उसके बाद मार काट मचाएंगे कि नहीं सड़क पर। अब आप कहेंगे चोरी कर रहा है, 5 दिन उसको भोजन नहीं मिला, उसको परिस्थिति नहीं मिला, तो क्या करेगा? किसी को चाकू मार देगा कि नहीं तुरंत सड़क पर? उसकी परिस्थिति उपलब्ध कराना पड़ेगा ना मनुष्य की। उसको रोजगार दीजिए, उसको काम दीजिए, उसको पैसा दीजिए, उसको भोजन दीजिए, अन्यथा सब मार काट हो जाएगा कि नहीं? कितना रोक पाएंगे? मान लीजिए 100 करोड़ लोग सड़क पे आ जाएंगे तो कितना फोर्स लगा देंगे, जरा बताइए तो? कितना पुलिस संभाल लेगा? कभी आपने सोचा? 100 करोड़ लोग सड़क पे आ जाएंगे, टहलना शुरू कर देंगे, क्या पुलिस, क्या फोर्स, अंग्रेज क्या कर लिया हम लोग का याद है? क्या कर लिया अंग्रेज? अंग्रेज अंत में हाथ जोड़ लिए, बोले हम लोग जा रहे हैं। अब ये बताइए, मानव अधिकार, ये मानव अधिकार का जरा सा मैं पहले अर्थ बता रहा था, एक बार दोबारा बोलता हूं, जरा सुनिए। मानव अधिकार जो है ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होता है। यह मानव होने की पूर्व शर्त है, बिना इसके आप मानव कहला नहीं सकते हैं। बिना इन अधिकारों के जो है गरिमापूर्ण मानवीय जीवन संभव नहीं है। बिना इन अधिकारों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव नहीं है। इसीलिए विश्व में जो है जो भी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्तियों को जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति, वंश, इन सब चीजों का भेदभाव किए बिना सभी लोगों को जो है मानव अधिकार देने की बात की जाती है कि सबको मानव अधिकार मिलना चाहिए, सबको मानव अधिकार मिलना चाहिए, सबको मूलभूत परिस्थिति मिलना चाहिए। इसीलिए ऐसा बात किया जाता है। और इसीलिए देखिए, यूएनओ जैसी संस्था ने भी जो है इसको 10 दिसंबर 1948 के घोषणा पत्र में इसको जारी किया। अब इसकी क्या विशेषता है, 2-4 जैसा विशेषता समझ लीजिए। पहला चीज मैं बताया कि विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो कहीं का भी हो, जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति, वर्ण, इन सब चीजों का भेदभाव किए बिना उसे परिस्थिति उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा बात समझिए, दूसरा चीज, यह मानव अधिकार जो है मूलभूत है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। इसे व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। इसके अभाव में मानवीय जीवन संभव नहीं है। और तीसरा चीज समझिए, मानव अधिकार जो है समकालीन विचार है, कोई प्राचीन विचार नहीं है, यह आधुनिक विचार है, वर्तमान परिस्थितियों की देन है। इसलिए इसको समकालीन विचार कहा जाता है। क्योंकि ये सब जो बातें आज हो रही हैं, शिक्षा का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये सब हमारे जो है सामाजिक आंदोलन और नव सामाजिक आंदोलन से जनित हुआ है।
नव सामाजिक आंदोलन और सामाजिक आंदोलन में अंतर होता है। आप लोग पढ़ते होंगे, आप लोगों के यहाँ सोशल जो फर्स्ट पेपर में आप लोगों के जीएस में है। भाई नव सामाजिक आंदोलन का मतलब जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ आंदोलन, क्लासलेस मूवमेंट। किसी धर्म जाति से जुड़ा हुआ नहीं, मनुष्य से जुड़ा हुआ आंदोलन, जैसे पर्यावरण आंदोलन, जैसे शांति आंदोलन कि विश्व में शांति होनी चाहिए। ये सब नव सामाजिक आंदोलन कहे जाते हैं। तो मैं बता रहा था कि यह समकालीन विचार है जो सामाजिक और नव सामाजिक आंदोलनों से उत्पन्न हुआ है और अभी भी वर्तमान में 21वीं सदी में जो है तमाम आंदोलनों से यह उत्पन्न हो रहा है। और चौथा बात समझिए, ये जो मानव अधिकार है वो नैतिक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं बताया कि नैतिकता, कोई बच्चा अमीर है कि गरीब है उससे मतलब नहीं है। जो गरीब बच्चा है उसको भी भोजन मिलना चाहिए, उसको शिक्षा मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए, क्योंकि बिना इन मूलभूत परिस्थिति के जो है उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। वो गरीब है कि किस जाति का है, किस क्षेत्र का, इससे मतलब नहीं है। मनुष्य है इसलिए उसके साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए, परिस्थिति मिलना चाहिए। तो मैं बताया कि मानव अधिकार जो है मानव होने की शर्त होने के कारण उपलब्ध होता है। और मैं बताया कि ये जो मानव अधिकार है उसका जो विकास है, उसका विकास भी विभिन्न चरणों में हुआ है। मुख्यतः जो है 3 चरण कह सकते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण का मतलब यह है कि शुरुआती दौर में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की बात की गई। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों की बात की गई। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज्यादा बल दिया गया। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज्यादा बल दिया गया। जैसे मैं अभी बता रहा था कि मत देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, जैसे संपत्ति का अधिकार, विवाह का अधिकार, ये भी एक अधिकार ही है। अरे भाई, हम जिससे चाहें उससे विवाह तो कर सकें। हम पशु पक्षी हाथी घोड़ा से नहीं विवाह कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से ही तो विवाह कर रहे हैं। अब किस जाति का है, किस धर्म का है, आपको क्या समस्या आ गया? ये हमारा अधिकार है ना। लेकिन इसमें भी कुछ लोगों को चैन नहीं है। भाई अपने बेचैन है तो दूसरा कैसे चैन से रह सकता है? अभी तो समस्या है समाज में। अपने दुख से थोड़े ना कुछ लोग दुखी हैं, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हो जा रहे हैं। अपना दुख उनके लिए ज्यादा दुखी नहीं है, दूसरा कैसे? आप लोगों में से कितने लोगों के दूसरा बन गया? ये कैसे बन गया यार? कोई कहेगा अरे यार तुम, अरे हमारा छोड़ो, वो कैसे बन गया ये हमको बताओ, ये हमको बहुत ज्यादा कष्टकारी हो गया। अरे दुनिया अपना बनती चली जाएगी, आप अपने बारे में सोचिए। दुनिया क्या कह रही है, क्या सोच रही है, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब हम पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग कह तो रहे होंगे अरे ये सब कहां अधिकार आता है, कहां ह्यूमन राइट आता है, संविधान आता है, नागरिकता कहां आता है, ये कहां आता है, थ्योरी कहां आता है, लोकतंत्र कहां आता है। अरे जब कुछ आता ही नहीं तो आप ही बताइए ना कि क्या आता है। तो आपका पढ़ाना हुआ कहां आता है?
आपका पढ़ाना हुआ तो आ जाना चाहिए था पूरा। तो आपको जब पता है कि क्या क्या आता है तो फिर क्यों नहीं बता देते क्या क्या आता है, क्यों छुपा रहे हैं? तो मैं बताया कि ये जो ह्यूमन राइट है इन 3 चरणों से गुजरा है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। अब प्रथम चरण में नागरिक और राजनीतिक अधिकार की बात की गई, जैसे मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, विवाह का अधिकार, इन सब चीजों की बात की गई। अब जैसा समझिए, द्वितीय चरण में, ये प्रथम चरण का मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जो परिस्थिति थी, उसके आसपास की जो परिस्थिति थी, तो यही बहुत था कि मत देने का हमको अधिकार मिल गया, हम सरकार की जरा आलोचना कर लेंगे, यही सब बहुत था। द्वितीय चरण में जो है सामाजिक आर्थिक अधिकारों की बात की गई, सामाजिक आर्थिक अधिकारों की बात की गई। तो जब सामाजिक आर्थिक अधिकारों की बात की गई, इसका मतलब यहां पर देख रहे हैं कि प्रथम चरण में व्यक्तिगत पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण था, मतलब व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण था। यहां पर सामाजिक आर्थिक अधिकारों की जब बात हुई तो सामाजिक हित ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। सामाजिक हित, भाई सामाजिक आर्थिक अधिकार का मतलब क्या हुआ? सामाजिक आर्थिक अधिकार का मतलब कि हमको मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए, हमको रोजगार मिलना चाहिए, हमको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल लिख दें। सामाजिक का मतलब जैसे धर्मनिरपेक्षता की बात की गई, आर्थिक अधिकार का मतलब न्यूनतम वेतन की बात की गई, सामाजिक का मतलब धर्म जाति के आधार पर भेदभाव न किया जाए, धर्म जाति आदि के आधार पर भेदभाव न हो, भेदभाव न हो, इन सब चीजों की बात की गई। तो यहां पर व्यक्तिगत हित की बात की गई, यहां पर सामाजिक हित की बात की गई। लेकिन यह बताइए कि सिर्फ व्यक्तिगत हित की बात करना यह भी एकांगीय अवधारणा हुआ, और सिर्फ सामाजिक हित की बात करना यह भी एकांगीय अवधारणा हो गया। तो तृतीय चरण में जो है व्यक्ति समाज को जोड़ने की बात की गई, व्यक्ति समाज को जोड़ने की बात की गई। और व्यक्ति समाज को जोड़ने का मतलब हुआ कि जीवन की गुणवत्ता से संबंधित अधिकारों की बात की गई। जीवन की गुणवत्ता से संबंधित अधिकार की बात की गई। जीवन की गुणवत्ता से संबंधित अधिकार की बात की गई। तो अभी मैं एग्जाम्पल बता रहा था कि पर्यावरण, यदि मान लीजिए पर्यावरण स्वच्छ नहीं होगा, क्या करेंगे? पैसा रख के खूब अच्छा घर बना लिए, पैसा भी रख लिए, 2-4 करोड़ रख लिए, 10 करोड़ रख लिए, सांस ले ही नहीं पा रहे हैं। जाना पड़ा ना कोरोना में, पैसा सब रखा रह गया कि नहीं लोगों का? सांस रुकने लगा, निकल लिए ना, कि पैसे से बचा लिए। पैसा लेके लोग घूम रहे थे, कहां ऑक्सीजन मिल रहा था? मिल रहा था। ये बताइए, कभी आपने सोचा कि ये सब जीवन की गुणवत्ता से संबंधित अधिकार है? पर्यावरण, पर्यावरण का अधिकार, शांति का अधिकार, सबको शांति चाहिए ना, सुकून चाहिए ना। तो सुकून चाहिए तो ये बताइए, ये सब अधिकार जो है वो देखा जाए तो ये सब जो बात होने लगा तो यही सब मानव अधिकार हो गया। ये मानव अधिकार का 21वीं सदी में जो हम लोग बात करने लगे, तो आप देख रहे हैं कि मानव अधिकार का विकास भी 3 चरणों में हुआ है।
प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। और हम लोग इतना ज्यादा मानव अधिकार पे बल क्यों दे रहे हैं? भाई मानव अधिकार को इतना हम लोग क्यों महत्व दे रहे हैं? इसकी क्या प्रासंगिकता है? तो मानव अधिकारों की जो धारणा है वो मानव के रूप में व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता दे रही है। मानव के रूप में व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता दे रही है। किसी विचारधारा, रंग, नस्ल, जाति के आधार पर नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की समानता में विश्वास किया जा रहा है। और जहां समानता होगा वहीं विश्व बंधुत्व का भाव आएगा। सिर्फ भाई भाई कहने से भाई नहीं बन जाएंगे, भाईचारे का भाव भी होना चाहिए। भाई कह रहे हैं, गला काट रहे हैं, ऐसे भाई से बढ़िया अलग हो जाइए, ठीक है। ये बताइए, विश्व में बंधुत्व का भाव बढ़ाने के लिए जो मानव अधिकार है वो हमारे लिए रास्ता दिखाएगा, परिस्थिति बनाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मानव अधिकार है, ऐसे समझिए कि ये जो मैं मानव अधिकार आपको बता रहा हूं, तो मानव अधिकार का प्रासंगिकता और समस्या, तो मैं पहली प्रासंगिकता क्या बताया कि विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दे सकता है। और दूसरा चीज देखिए भाई, ये मानव अधिकार जो है नैतिक रूप से भी तो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि मूलभूत परिस्थिति के बिना आप अपना कैसे विकास कर पाएंगे? मूलभूत परिस्थिति के बिना व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव ही नहीं है। भाई हमें कहते हैं, यह भी तो प्रासंगिकता है कि जैसे मानव अधिकार के द्वारा विश्व के प्रत्येक भाग में रहने वाले व्यक्तियों को जो है हम लोग मानव के रूप में मान्यता देते हैं। मानव के रूप में मान्यता देते हैं, तो मानव के रूप में मान्यता देते हैं, तो जब इन अधिकारों पर कुठाराघात किया जाता है, सरकार जब इन अधिकारों को नहीं देती है, तो इसको वैश्विक समस्या भी मान लिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जगत कहीं न कहीं हमारी आलोचना करता है, दबाव बनाता है। तो आप देख रहे हैं कि केवल जो है हम अपने देश के नागरिक नहीं रह गए, बल्कि विश्व के नागरिक बन गए। अफगानिस्तान में लोग मर रहे हैं तो देखिए विश्व में आलोचना हो रही है ना, विश्व तालिबान पर प्रतिबंध लगा रहा है ना, पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है ना। यदि मानव अधिकार नहीं होता तो किस बिहार पर हम पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाते? और सबसे बड़ी बात है कि मानव अधिकार जो है एक समग्र अधिकार है, बहुत सारे अधिकारों की बात करता है, छोटी छोटी बातों की बात करता है। और 1 से 30 अनुच्छेद तक यूएन घोषणा पत्र में इसको बकायदे लिखा गया है। तो यह हमारे लिए एक प्रेरणा देता है कि हम लोगों को किन अधिकारों की गारंटी देना चाहिए। तो इसी मानव अधिकार को देखकर हम लोग मूल अधिकार में संशोधन करते हैं। जैसे हमारे यहां 21A जोड़कर शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया, तो ये मानव अधिकार से ही तो प्रेरित होकर ऐसा हम लोग किए। मानव अधिकार एक व्यापक प्रलेख है, इसमें उदारवादी, समाजवादी सभी तरह की बातें हैं। इन प्रलेखों को देखकर ही जो है देश अपने यहां कानून बनाते हैं। तो देश को कानून बनाने का एक रास्ता भी उपलब्ध हो जाता है, उनको एक आधार मिल जाता है, एक मार्गदर्शक सिद्धांत मिल जाता है। लेकिन मैं बताया कोई वैधानिक प्रलेख तो है नहीं, ये आदर्शवादी है। लागू करने की बात तो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई कहां से इतना हम साधन लाएंगे विश्व में। और अंतर्राष्ट्रीय कोई न्यायालय देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो है लेकिन कहां बाध्यकारी है। अंतर्राष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय कहां सफल हो पाया।
कहां अमेरिका हस्ताक्षर किया? तो आप देख रहे हैं कि सिद्धांत तो व्यवहार में अंतर आ जाता है। आप देखते हैं इसी मानव अधिकार के नाम पर कुछ देश हम लोग का नव उपनिवेशवादी शोषण भी कर लेते हैं। मानव अधिकार के उल्लंघन को लेकर वो हमारे देश पर दबाव बनाकर अपना हित पूरा कर लेते हैं। जैसे अमेरिका देखा जाए तो मानव अधिकार के नाम पर इराक पर आक्रमण कर दिया 2003 में। मानव अधिकार के नाम पर जो है सीरिया में देखिए क्या क्या समस्या हो गया। मानव अधिकार के नाम पर अफगानिस्तान में समस्या देखिए। तो विदेशी हस्तक्षेप भी मानव अधिकार के नाम पर हो जाता है। और यह मानव अधिकार जो विकसित देश है उनके लिए ज्यादा महत्व रखता है। विकासशील देशों में अभी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाई है। कहीं न कहीं जो है उतने संसाधन नहीं है विकासशील देशों में, इसलिए यह मानव अधिकार जो है सिद्धांत और व्यवहार में जो है अंतर हो जाता है। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।